skill idea, an idea toward success. तो एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है कौन? कुंवर नारायण। कौन नारायण? कुंवर नारायण। किसके लेखक? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये भी बहुत माने एक वृक्ष को काटने से आप समझे कि कितने लोगों की क्षति हो रही है, इसके बारे में नुकसान हो रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में समझना है। एक वृक्ष की हत्या समझिएगा। इसके राइटर कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि कुंवर नारायण जी के बारे में कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब होता है। तो इनका जन्म 1927 कब? 1927 में। कब? 19 सितंबर को। 19 सितंबर को होता है। कहाँ? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है इनका जन्म? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। कब होता है? 19 सितंबर 1927 में। ध्यान समझिएगा। 1951 में शिक्षा वो लखनऊ विश्वविद्यालय से और अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वो ध्यान से समझिएगा। 1951 के समय वो क्या करते हैं? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या करते हैं? तो विद्यालय से ग्रेजुएशन करते हैं और साथ साथ एमए करते हैं। किसमें? तो एमए वो अंग्रेजी साहित्य में करते हैं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या करते हैं? वो एमए करते हैं और वो ग्रेजुएशन करते हैं। किस यूनिवर्सिटी से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। 1950 लेखन की शुरुआत करते हैं। उस समय वो किसकी शुरुआत करते हैं? लेखन के, यानी लिखने की शुरुआत करते हैं, यानी अपनी भावों को, विचारों को समझाने की शुरुआत करते हैं। कौन? कुंवर नारायण जी। ठीक है, कब से शुरू करते हैं? 1950 से। तो उनकी जो लेखन की जो शुरुआती दौर था वो उस समय लिखते हैं नई कविता। कौन सी कविता? नई कविता आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर। कौन सा लिखते हैं? नई कविता आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर। ठीक है, ये लिखते हैं। और उनका जन्म हाल फिलहाल कब? 2017 में निधन होता है। कब? 15 नवंबर। 15 नवंबर का डेट एक और फेमस है। किस लिए? 15 नवंबर का डेट एक और फेमस है। किस लिए? 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर को 2000 को। 2000 नहीं जानना, बस 15 नवंबर ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। बंद कर दीजिए उसको। ध्यान समझिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं और सम्मान, इनको कौन कौन से पदक मिले, कौन कौन से सम्मान मिले, अन्य क्या क्या रचनाएं थी, यानी क्या क्या ये लिखे थे। कौन? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? 27 में। कहा? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चक्रव्यूह को लिखते हैं 1956 में। चक्रव्यूह समझते हैं? चक्रव्यूह से क्या समझते हैं? हाँ, चक्रव्यूह समझते क्या? चक्रव्यूह से इसका मतलब किसी के चुंगल में किसी को फंसा लेने, क्या है? साजिश करना चक्रव्यूह है। तो कब लिखते हैं? 1956 में। ठीक है, चक्रव्यूह। आत्मजयी ये उनकी रचनाएं हैं। आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है। ध्यान से समझिएगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? तब प्रमुख रचनाएं में चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को कब लिखते हैं? आपको प्रेम वाटिका कब लिखा जाता है? प्रेम वाटिका 1610 में। ध्यान समझिएगा। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में। पद्म भूषण से 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और व्यास सम्मान दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोग से कि कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया? 2005 में। पद्म भूषण कब दिया गया? 2009 में। ये समय पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा निम्न में से किसे कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया गया था, नहीं किया गया था? तो लिख दिया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से, व्यास सम्मान से या भारत रत्न से। तो किससे नहीं किया गया था? तो भारत रत्न से। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना है।
महत्वपूर्ण तथ्य, यह कविता अनेक प्रसिद्ध काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। ये कहां से ली गई है? ये जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या। कौन वृक्ष की हत्या? कितने वृक्ष की हत्या आप लोग करेंगे? एक वृक्ष की हत्या आप लोग करेंगे। क्या बात है। तो ये कहां से लिया गया? एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से। कहां से लिया गया है? ये इन दिनों से। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं कि जो एक वृक्ष की हत्या है कहां से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? इन दिनों से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोग से, चक्रव्यूह को कब रचना किया गया? चक्रव्यूह का 1956 में। उन्होंने, चलिए ध्यान से समझे, उन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2005 में। पद्म भूषण 2009 में। जो एक वृक्ष की हत्या है कहां से लिया गया है? इन दिनों से। कहां से लिया गया है? इन दिनों से। ध्यान से समझिएगा। नगर संवेदना और आधुनिक चिंतन। कैसा चिंतन? आधुनिक सोच विचार रखने वाले विचारक यानी आधुनिक चिंतन। कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि है। कैसे कवि हैं? नगर संवेदना के कवि है। यानी ये किसके बारे में बात करते हैं? नगरों के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछे, कवि नारायण, कुंवर नारायण है ना, ये कुंवर नारायण जी किस प्रकार कवि है? तो किस प्रकार कवि है? तो नगर संवेदन के कवि है, संवेदना के कवि है। इनकी कविताओं में आधुनिक मशीनी युग और भौतिकवादी सोच पर गहरा प्रहार करता है। यानी आधुनिक मशीनी युग और भौतिकवादी सोच पर क्या करता है? गहरा प्रहार करता है। ये केवल सौंदर्य के कवि नहीं है, बल्कि मानवीयता, पर्यावरण, सभ्यता के रक्षक भी है। ठीक है, यह कविता वृक्ष के कटने के बहाने हमारे विनाशकारी भविष्य की चेतावनी है। ये देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे वृक्षों का क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो काटने से क्या क्या दिक्कत हो रही है? यानी एक वृक्ष की हत्या करने से हमको क्या क्या नुकसान झेलने को पड़ रहा है, इसके बारे में कुंवर नारायण जी बोलते हैं और समझाते हैं, ये अपने कविता के माध्यम से। ठीक है, जो एक वृक्ष की हत्या है कहां से लिया गया है? इन दिनों से। चक्रव्यूह को कब रचना किया गया? चक्रव्यूह को 1956 में। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? हाँ, 19 सितंबर 1927 में। ठीक है, कहाँ होता है? फैजाबाद। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था। मैंने एक पेड़ की बात करते हैं कि मान लीजिए जहां इनका घर था, वो सोचते हैं कि एक बहुत समय के बाद अपने घर से निकले हुए थे, तो जब ये घर रिटर्न जाते हैं तो देखते हैं कि जो वो घर लौटते हैं तो वो पेड़ है वहां पे क्या था? नहीं था। ऐसा वो बोलते हैं। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। एक चौकीदारी के तौर पे वो बता रहे हैं कि वो वृक्ष जो था, जब मेरे घर आते थे हम जब, तो वो दिखाई देता था। किस प्रकार? तो एकदम लग रहा था एक बूढ़ा चौकीदार है। कौन? वृक्ष। अब जब मैं घर लौटा तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते हैं। कभी जब परदेश से वापस अपने घर आए लौटते तो उसे दरवाजे पर हमेशा क्या दिखाई देता है? एक वृक्ष दिखाई देता है, एक पुराना वृक्ष नहीं दिखाई देता है उनको। ठीक है, जो काट दिया गया था, वो वृक्ष को क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था, तभी ना नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि जब मैं परदेश से लौटा, तब मैं अपने घर के तरफ जब लौटा तो मैं मेरे घर के दरवाजे के पास एक क्या था? एक वृक्ष था, जो अब क्या है? नहीं है। ठीक है, कवि ने वृक्ष को एक बूढ़े चौकीदार की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि ने उस वृक्ष को किसकी संज्ञा दी गई है? तो बूढ़े चौकीदार की संज्ञा दी गई है। तो कुंवर नारायण द्वारा एक वृक्ष को किसकी संज्ञा दी गई है? तो बूढ़े चौकीदार। यानी ये घर के सामने क्या था? तैनात रहता था। आया समझ में? आप ध्यान से समझिएगा। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुड़ीदारों खुरदार तैनात, मैला कुचला, राइफिल सी सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पतीदार, पाँव में फटा पुराना जूता,
चरमराता लेकिन अकर बलबूता। अब ध्यान समझिएगा कि क्या क्या लिखा गया है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। देखिए वृक्ष का ऊपर का जो पार्ट होता है, जो मृत कोशिका हो जाती है, वो क्या फटा पूरा नहीं देखने को लगता है, पर उसके अंदर देखते हैं कि कितना अच्छा चीजें होती हैं। झुड़ीदार खुरदरा ताना मैला कुचला। देखिए जो उसका बूढ़ा पुराना हो गया है वृक्ष, उसका जो तना है झुड़ीदार खुरदरा, वो कैसा है, तो एक राइफल की तरह है। कैसा है? हाँ हाँ बता रही, ये राइफल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार। कैसे? तो एक देखिए फूल पत्तीदार, एक वृक्ष कब सुंदर दिखता है? जब उसके हाँ जब हरा भरा होता है, जब उसकी पत्तियां हो गए, फल हो गए, जब उसके ऊपर लदे होते हैं, तब वो कैसा दिखता है? बहुत सुंदर दिखता है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, यानी पगड़ी की तरह क्या है? फूल पत्तीदार। देखते हैं कि एक वृक्ष का अगर पगड़ी देखा जाए तो क्या है? उसके फूल है कि नहीं? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पुराने चमड़े किसको बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे हैं वो? तो उसके तना को बोल रहे हैं, ठीक है। उसका पगड़ी किसे बोलते हैं? तो फूल को बोल रहे हैं। फूल और फलों को बोल रहे हैं क्या? उसके पगड़ी बोल रहे हैं। पाँव में फाटा पुराना जूता। देखते हैं कि जड़ जो होता है, जड़ कितना पुराना हो जाता है। एक फटा पुराना जूता की तरह संज्ञा दी जा रही है। किसको? तो एक पेड़ के जड़ों को। चरमराता लेकिन अकर बलबूता। देखिए कि ये पुराना होते हुए भी क्या ये गिरता है? नहीं गिरता है, यानी इसको अपने आप के क्या है? घमंड है, ठीक है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकाना अपनी खाकी वर्दी में। अब देखिए कि जो वृक्ष होता है, जब उसके ऊपर जब धूप का समय आता है, जब रोशनी आती है, तो क्या वो अपनी जगह से हटता है? नहीं हटता। देखिएगा हम लोग धूप आता है, थोड़ा गर्मी लगता है, तो सर गर्मी लग रहा है, पंखा चलाइए, एसी चलाइए, एसी। आप ध्यान समझिएगा, धूप में, बारिश में, जब उसको धूप लगती है, चाहे बारिश होती है, जब बारिश होती है यानी वर्षा 24 घंटा जब बारिश होती है, तब गर्मी में हो या चाहे सर्दी में हो, हमेशा चौकाना अपनी खाकी वर्दी में रहता है कि नहीं? क्या वो अपनी जगह को छोड़ता है? जिस प्रकार उसका वस्त्र था, ठीक उसी प्रकार उसका वस्त्र रहता है कि नहीं रहता है? मौसम चाहे जो भी हो, कड़ी धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, भयंकर गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी हो, वो हर समय अपने आप को कैसा दिखाता है? एक मजबूती के साथ दिखाता है। कौन? एक वृक्ष। ऐसा कौन मानते हैं? कुंवर नारायण जी मानते हैं। वह एक सिपाही की तरह कार्य करता है कि नहीं करता है? जहां भी खड़ा रहता है वहां पे वो अपना काम करता है। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाबता दोस्त, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। अब देखते हैं कि जब आप थके होते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं, तब कहां जाके बैठते हैं? ये पेड़ की छांव में बैठते हैं। तब बोल रहे हैं दूर से ललकारता है, बुलाता है। एक वृक्ष दूर से क्या करता है? बुलाता है कि अरे आप आइए, आपको गर्मी लग रही है, आइए मेरे छांव में क्या हो जाइए? बैठ जाइए, समझे? और पल भर बैठ जाते हैं और उसकी ठंडी छांव में, और उसकी ठंडी छांव का क्या करते हैं हम लोग? लुफ्त उठाते हैं कि नहीं उठाते? यानी एक प्रकार से वो पुकार के बुलाता है कि आपको गर्मी लग रही है, तो अब क्या हो जाए? आए। ध्यान समझिएगा, जब कभी दूर से आता तो वृक्ष की एक सजग चौकीदार की तरह पूछता है कौन, और कभी आत्मीयता से उतर तुम्हारा दोस्त। वो कैसा बोलते? कभी कि मैं आपका क्या हूं? दोस्त हूं। फिर कभी उसकी शीतल छाया में विश्राम करता था, और उसकी शीतल छाया में क्या करा जाता है? विश्राम करा जाता है। पेड़ जो होते हैं परोपकार होते हैं, परोपकारी होते हैं। परोपकारी होते हैं कि नहीं? परोपकारी इसलिए होते हैं क्योंकि वो हम अपने लिए वो कुछ नहीं करते हैं, सब चीज लोगों को दे देते हैं। एक वृक्ष पे फल आया, एक वृक्ष पे जब फल आएगा तो फल कौन खाएगा? मनुष्य। उसके ब्रांच को कौन तोड़ता है? मनुष्य। उसका फर्नीचर कौन बनाता है?
मनुष्य। उसको काटता कौन है? मनुष्य। सब चीज मनुष्य करता है। इस पे कोई वृक्ष का, कोई पेड़ का, कोई उसपे लालच है? नहीं, उसमें मनुष्य का ही लालच है। इसलिए आपको पेड़ नहीं काटना चाहिए। यह संवाद मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरी आत्मीयता और मित्र संबंध को दर्शाता है कि नहीं? एक वृक्ष से एक मनुष्य का लगाव को दिखाता है, नहीं दिखाता है? आपको फल खाना है, भूख लगा है, पेड़ से फल तोड़ के खा लिए, है कि नहीं? आपको घर बनाना है, पेड़ काट लिए, घर बना लिए, है कि नहीं? वृक्ष है, अगर पेड़ है तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, तब जीवित हो सकते हैं। वृक्ष है तो आपको पानी होगी, और बारिश नहीं होती है, वृक्ष के कारण ही बारिश होती है, तो आपको पानी भी मिल जा रहा है। यानी एक वृक्ष मनुष्य और एक प्रकृति से ये बीच को क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है कि हमारे बीच कैसी संबंध है। ध्यान समझिएगा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन घर को बचाना है और लुटेरों से शहर को बचाना है, नदियों से देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ध्यान समझिएगा, कवि को हमेशा से आशंका था कि मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, मनुष्य तो आपको पता है स्वार्थी है, लालची है, सब कुछ नष्ट कर देगी। वह अपने घर को लुटेरे से, शहर को क्रूर हथियारों से और देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। मनुष्य तो आपको पता है ना, सब स्वार्थी लोग हैं। अगर छोड़ दिया जाएगा तो सब कुछ करा देगा अपने देश में, लुटा भी देगा, सब कुछ करा देगा, नहीं करा देगा? पर ये सब चीजें हैं। पर इसका ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए, नादिर शाह ईरान के क्रूर आक्रमणकारी थे। आपको पता है ना नादिर शाह के बारे में? नादिर शाह 1739 में, हाँ, मोहम्मद शाह के साथ लड़ाई करते हैं। उनके यहाँ घानानंद थे, मीर मुंशी के कार्य करते थे, बताए थे। तो एक ये नादिर शाह कहाँ के थे? ईरान के, ठीक है। आक्रमणकारी जिसने दिल्ली में भारी लूटपाट और कत्लेआम किया था कि नहीं? मोहम्मद शाह को उनके तख्ते पर से हटा दिया, है कि नहीं? और पैसा लेके भाग गए। कौन? नादिर शाह, ठीक है। और यहाँ इसका प्रयोग शहर को बर्बाद करने वाले के लिए छुए हैं। अगर आप हमारे यहाँ रहकर आप क्या, अगर मनुष्य को फ्री दे दिया, आपको पता है मनुष्य स्वार्थी लोग होते हैं, अगर उनको फ्री दिया जाए, जिस प्रकार नादिर शाह ईरान से आए हुए व्यक्ति दिल्ली पर मोहम्मद शाह के यहाँ क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और सारी संपत्ति को क्या कर लेते हैं? लूटपाट करके अपने क्षेत्र कहाँ चले जाते हैं? ईरान चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी को छोड़ दिया जाए तो सब लूटपाट देगा, ठीक है कि नहीं? आपको अपने घर में छोड़ दिया जाएगा तो अपने घर में चोरी कर लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं? जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोग फल चोरी कर लेते होंगे घर में खाने के लिए, केक को ज्यादा हमको मिले, है कि नहीं? हाँ, खाने वाला चीज है, चोरी नहीं हो। ठीक है, बहुत बहुत। अब बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। देख रहे हैं कि एक समय के बाद आप पढ़े होंगे कि कौन सी नदी? सरस्वती नदी अब नहीं है कि नहीं? यानी अब विलुप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार अब नदियां क्या बन पा रही है? नाला बन जा रही है। क्या बन जा रही है? तो नाला बनने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से। आपको बचाना है तो किससे बचाना है? नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। अब देखिए कवि कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं, नाला प्रदूषण के कारण जीवनदायिनी नदियों गंदे नालों में बदल रही है कि नहीं? जो नदियां हैं अब नाली का रूप ले रही हैं, तो गंदे हो जाएंगे तो उसका कोई उपयोग हो पाएगा? नहीं। वृक्षों को कटने से शुद्ध वायु विषैले धुएं परिवर्तित हो रही है। अब दिन पर दिन अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है वृक्षों का, तब क्या हो रहे हैं? विषैले गैस हमारे वातावरण में फैल रहे हैं, जो हमारे सांसों द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, है कि नहीं? जहर, रासायनिक खादों, देखिए यहाँ देखिए अब छिड़काव किया जा रहा है रासायनिक पदार्थों का, ये भी तो जहर ही है ना। तब क्या खा रहे हैं? जहर ही खा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जंगल को किससे हो जाने से बचाना है?
नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से, चाहे नाली हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, और खाना को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अब देखिए, जहां पे जंगल है वहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, जाके देख लीजिएगा आप लोग। जहां जंगल होंगे वहां की मिट्टी क्या हो जाएंगी? उपजाऊ हो जाती है। और देखिएगा, अगर वहां के वृक्ष, जैसे मरुस्थल कैसे बना, वहां पे वृक्ष है क्या? नहीं है, इसलिए वो कैसा भूमि बन जाता है? मरुस्थल। मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, ये है। अंधाधुंध कटाई के कारण हमें जंगलों को रेगिस्तान बनने से रोकना है। जंगलों को क्या बनने से रोकना है? रेगिस्तान बनने से रोकना है। गहन सबसे बड़ी चेतना यह है कि हमें मनुष्य को जंगल होने से बचाना है। प्रकृति के बिना मनुष्य अपनी मनुष्यता को खोकर पशु के समान क्रूर हो रहा है। देख रहे हैं, मनुष्य के अंदर पहले कैसा गुण था? मानवीयता वाला गुण था, मानवता का गुण था, पर धीरे धीरे खो रहा है। देख रहे हैं कि किसी को चोट लग जा रहा है तो आप उठाने नहीं जाती हैं। देखे आपको देख लिए कि आप, एक आदमी गिरा हुआ था, ये छोटी नहीं उठाई उस आदमी को। झूठ मत बोलिए। हाँ, हम देखे थे, आप अब छुपा लीजिए। ये सब क्या है? हम लोग मानव प्रवृत्ति को खो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में छोटी को देखिए, ठीक है, अब नहीं बता सकते हैं कि हम। अब ध्यान समझिएगा, रूपक और प्रतीक, वृक्ष और चौकीदार के बीच समानता क्या है? सूखी खुरदरी छाल, यानी कवि कुंवर नारायण जी बोलते हैं सूखी खुरदुरी छाल का मतलब क्या है? पुराने चमड़े का शरीर या खाकी वर्दी। किसका? वृक्ष का। एक सूखी डाल किसका रूप है? तो कंधे पे रखी राइफल AK-47 का है। फूल पत्तियों से भरा ऊपरी भाग किसका प्रतीक है? सिर पर बंधी पगड़ी का। कठोर और फैली हुई जड़ें किसका प्रतीक है? जूता का। पैरों में फटा पुराना जूते का। विभिन्न मौसम में सहने की क्षमता है किसकी? ड्यूटी पर हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है कि नहीं? चौकन्ना रहता है कि नहीं वृक्ष? यह है। खतरे का विस्तार, मनुष्य घर को लुटेरे से बचाना है। बचाना है कि नहीं बचाना है? शहर को नादिरों से बचाना है। शहर को दुश्मनों से बचाना है। सॉरी, नादिरों लिखा गया है, दुश्मनों होना चाहिए, ठीक है। जैसे नादिरों के बारे में इसलिए कहा, जो नादिर जो थे वो एक प्रकार का दुश्मन थे ना, जो हमारे देश को लूट के ले गए। यानी देश को दुश्मनों से बचाना है। पर्यावरण को किससे बचाना है? प्रदूषण होने से बचाना है। मनुष्य को असभ्य या जंगली हो जाने से बचाना है, ठीक है। कविता एक पेड़ के कट्टे से शुरू होकर समर्पण मानव सभ्यता के संकट तक पहुंचती है कि नहीं? अगर आप किसी वृक्ष को यदि पेड़ को काटते हैं तो आपको आने वाले समय में संकट को झेलना पड़ेगा, जो संकट आपको जीवन भर आपके साथ चली आ रही होगी। आप ध्यान समझिएगा। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप लोगों को बताए भी होंगे। कब पर्यावरण संरक्षण कब किया गया था? नियम वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 65 में। ध्यान समझिएगा। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण क्यों करेंगे? कि आने वाली पीढ़ी को इसका भी क्या हो सके? लाभ उठा सके। नहीं तो ध्यान समझिए, अगर पेड़ काट दिया जाएगा, अगर पेड़ का 90 भारतीय वन अधिनियम। आप ध्यान से, पर्यावरण को संरक्षण क्यों प्रदान करना है? क्योंकि आप देखिए, पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे जैसे पेड़ पौधे को काटेंगे। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? गर्म गैस है। गर्म गैस है। ये चारों तरफ पेड़ कटने से हमारे चारों तरफ वायुमंडल में कैसे गैस हो जाएंगे? गर्म गैस हो जाएंगे, और खाली हमको गर्मी लगेगी, ठीक है। वृक्ष हमारी सभ्यता और पर्यावरण के रक्षक है कि नहीं? उनके बिना जीवन संभव है? नहीं है। मानवीय मूल्यों का पतन, प्रकृति का विनाश अंततः मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है।
है कि नहीं। मनुष्य उसका क्या है, भीतर दया करुणा मनुष्य का विनाश है। मनुष्य के अंदर क्या है, ना किसी के लिए दया है, दया तो एक फुट्टी दया नहीं है किसी के पास। लोग को देख के खाली जेलस फील कर रहे हैं, आज खाली उसको के पीछे खींचना चाह रहे हैं, टंगड़ी पकड़ दिया पीछे खींच दिए, बस ये चाह रहे हैं। प्रकृति के साथ मित्रता, यानी हमें अपने पेड़ पौधों के साथ, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उसके साथ हमारे बीच संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले समय में यही हमारे क्या है, भविष्य है। ध्यान समझिएगा, हमें प्रकृति को एक संसाधन नहीं बल्कि एक दोस्त और चौकीदार की तरह सम्मान देता है कि नहीं। आपको किस किस चीजों से बचाता है, बहुत सारी चीजों से बचाता है कि नहीं। निष्कर्ष एवं चिंतन के लिए प्रश्न, कविता को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, क्यों यह पुराना वृक्ष हो गया था। जब ये बचपन से ही इसको पेड़ को देखते थे, जब भी वो घर में अंदर प्रवेश करते थे तो एक वृक्ष उनका क्या करता था, इंतजार करता था, चौकीदारी की तरह इंतजार करता था। इस प्रकार लिखना है। हवा का धुआं हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से कभी नहीं, इन अंदेशों का क्या अर्थ है। हवा को धुआं यानी पेड़ पौधे को काटेंगे तो हमारे पर्यावरण में देख रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे विषैले गैस आ रहे हैं। अगर पेड़ काट देंगे तो ये सब गैसें क्या हमारे वायुमंडल में लेंगे और हम जो हम सांस लेंगे वो धुएं की तरह लेंगे, वो धुएं से हमारे शरीर में क्या होगी, बीमारी होगी। ये ध्यान में रखना है। एक वृक्ष और मनुष्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ये अपने आप लिख के लाइएगा, तो ध्यान से समझिएगा। मनुष्य का जंगल हो जाने से बचाना ही आज की सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है कि नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखना है।